Hello students, you are welcome to Chemistry My Dream and the chapter is Coordination Compound. आज का जो टॉपिक होगा वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो हमारा लास्ट टॉपिक था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है एंड हाउ d orbitals get split up into two sets of d orbital, वो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो ये सब तो लास्ट क्लास का टॉपिक है, जिसमें हमने स्प्लिटिंग ऑफ d orbital इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड in the presence of a strong and weak ligand, and then a splitting of d orbitals in tetrahedral field for a strong and weak ligand, ये हम लोग देखे थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि d orbitals कैसे स्प्लिट करता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं फिर से। कहता है कि when d orbitals are free in single metal union, then they are degenerate. Degenerate मतलब they have almost equal energy. But when a complex is formed, or we can say when ligands approach to the central atom for making complex, then there is a repulsive interaction between ligand and metal. Okay, and this repulsion causes increase in energy of d orbitals, and then d orbitals get split up into two sets. One is T2G set, that is planar set, and second one is EG set, that is axial set. Okay, and in octahedral field it has been observed that EG set of orbitals has greater energy than T2G set. Okay, I have already given you some of the d orbitals configuration like d7, both in the presence of a strong ligand and weak ligand. Okay, and we have calculated CFSE value, crystal field stabilization energy value. But when we move on to a splitting of d orbitals in tetrahedral field, उसमें क्या होता है कि जस्ट रिवर्स हो जाता है, और इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि EG सेट नीचे आ गया और T2G सेट ऊपर आ गया, और यहाँ पर क्या होता है कि EG सेट ऑफ ऑर्बिटल का लोअर एनर्जी होता है इन कंपेरिजन टू T2G सेट। ओके, ये बिल्कुल देखने में बन रहा है, और जिस तरह से हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में d ऑर्बिटल्स का फिलिंग किया, उसी तरह से टेट्राहेड्रल फील्ड में भी हम लोग फिलिंग कर सकते हैं। और ये देखिए डेल्टा टी जो लिखा हुआ है इन टेट्राहेड्रल फील्ड और डेल्टा ओ जो लिखा हुआ है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये सब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए है। तो दोनों में जो रिलेशन है वो है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals in octahedral field and tetrahedral field जान लेते हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोगों ने वो बात की थी कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है, जो VBT नहीं बता पाया था, नाउ
This theory gives us the idea about the color of the complex by dd transition. dd transition means electron transits from one set of d orbital to another set of d orbitals that we have already discussed with you. और उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन certain radiations are absorbed and the complementary color which is reflected according to the wavelength of the color, ठीक है। तो उसको हम लोग डी ट्रांजिशन से बताएंगे कि कौन सा कलर जो है कॉम्प्लेक्स का होगा। सपोज कीजिए कि all the colors are absorbed and simply blue color is reflected. That means the complex shows blue color. Okay, so in this way we have got the idea about color of the complex, and at the same time strength of ligand जो CFSE वैल्यू देता है, greater the value of CFSE stronger will be the ligand, और ligand को जब हम लोग अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ तो वो कहलाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब इसमें जो है एक दो पार्ट और बच गया है, वो पार्ट क्या है वो हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। जैसे एक है पेयरिंग एनर्जी का केस है, जरा एक बार मैं लिख लेता हूं। पेयरिंग एनर्जी जिसको जनरली हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल्स, बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल्स, और लास्ट में जो होगा वो होगा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा यही होगा, और इस टॉपिक को आज हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए पेयरिंग एनर्जी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही एक पार्ट है, वो क्या होता है पेयरिंग एनर्जी। कहता है कि पेयरिंग एनर्जी, देखिए यहां पर हम लिखते हैं पेयरिंग एनर्जी, ये पेयरिंग एनर्जी P कहता है इफ इट इज ग्रेटर देन डेल्टा O CFSE वैल्यू। जैसे यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट लिखेंगे कि इफ पेयरिंग एनर्जी P इज ग्रेटर देन O then the pairing of electron does not occur in inner d orbitals, inner d orbitals, and the
corresponding ligand and the corresponding ligand is weaker. So if we compare pairing energy with delta O, then the first case is when pairing energy is greater than delta O, the pairing of electron does not occur in the inner d orbitals and the corresponding ligand is weaker. And again, when the spin of the complex is high. Spin of the complex, spin of the complex is high. This is observed. Now, when this pairing energy is less than delta O, the pairing of electron takes place. The pairing of electron takes place in inner d orbitals, inner d orbitals, and the ligand is stronger. Okay? The spin of the complex will be generally lower. Okay? So this is how pairing energy is related with CFSE value for a strong ligand and for weak ligand. So this is pairing energy. Now we move on to stability of complex. So this CFSE value is also related to stability of the complex. Some of the factors that decide stability of the complex. अब ये factors क्या क्या हैं वो हम लोग कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर. Stability of a complex. अब ये स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स जो हम लोग बात करेंगे, ये अभी अभी जो हम लोगों ने CFSE वैल्यू लिया है, तो कहता है कि पहला जो इसका पॉइंट है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE वैल्यू, है ना. तो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE वैल्यू, मोर इज द स्टेबिलिटी. मोर इज द स्टेबिलिटी, एक ये बतलाता है. ठीक है. दूसरा कहता है स्टेबिलिटी के लिए कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम सेटअप कर लें स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, आई मीन स्टेबिलिटी कांस्टेंट वी कैन से फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ
स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ही तरह होगा। मोर इज द स्टेबिलिटी, एक ये होगा। अब जैसे यहां पर देखिए, सपोज कीजिए कि आपने ये देखिए Cu2 प्लस 4NH3 हमने एक कॉम्प्लेक्स जो है बनाया। आप जानते हैं कि ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम सेटअप कर दें तो K इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu NH3 होल 4, ठीक है। इसका एक अलग हम लोग लिख लेते हैं, ये 2 प्लस और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 होल टू द पावर 4 हो जाएगा व्हेन वी अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। तो कहता है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यहां पर K जो है ये क्या कहलाएगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, है ना। तो एक ये हुआ। तीसरा जो कहता है एक फैक्टर है, वो है चिलेटिंग इफेक्ट। ग्रेटर द चिलेशन दैट इज चिलेटिंग इफेक्ट, मतलब रिंग लाइक फॉर्मेशन, रिंग लाइक स्ट्रक्चर of complex. This is generally by polydentate ligand. They form ring-like structure of the complex. So greater the chelation, more is the stability. More is the stability of the complex. तो इस तरह से जो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल्स, जरा ये भी हम लोग देख लें। और बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल्स के बाद थोड़ा सा जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेयरिंग एनर्जी इन कंपेरिजन टू CFAC, और इधर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल्स। अब ये देखिए बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल्स क्या होता है। बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल्स में हम लोग ये देखते हैं कि ये है मेटल और ये है कार्बोनाइल लिगेंड, ठीक है। तो इन मेटल कार्बोनाइल्स हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल एंड कार्बोनाइल लिगेंड, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये कार्बोनाइल जो है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, मेटल के बैकेंड ऑर्बिटल में ये डोनेट करता है। बट एट द सेम टाइम मेटल ऑल्सो
donates its pair of electron to the vacant anti-bonding orbitals of vacant anti-bonding molecular orbitals of CO. Now, which vacant anti-bonding molecular orbitals? That is pi star 2px and pi star 2py. ओके, तो इस दोनों में जो है ये कहां से आया? ये कार्बोनाइल के लिए है। कार्बोनाइल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6 + 8 14, और 14 इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग अरेंज करेंगे कैसे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2 इक्वल टू पाई 2p y2। ठीक है, अब हो जाएगा सिग्मा 2p z2 नाउ पाई स्टार 2px वैकेंट इक्वल टू पाई स्टार 2py वैकेंट। ओके, तो ये जो है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में मेटल भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है डी ऑर्बिटल्स का। तो इस तरह से मेटल भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा बनाया कार्बोनाइल लिगेंड के साथ। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब होता है कि वर्किंग टुगेदर फॉर द सेम पर्पस। कहने का मतलब कार्बोनाइल जिस तरह से मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, उसी तरह से मेटल भी कार्बोनाइल के साथ जो है बॉन्ड बना रहा है। तो दिस सिनर्जिक इफेक्ट ऑल्सो गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब कि अगर मेटल कार्बोनाइल्स स्टेबल है तो दिस इज ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट। ये भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो मेटल कार्बोनाइल्स में हम लोगों के पास में बहुत है मेटल कार्बोनाइल्स। जैसे आप मेटल कार्बोनाइल्स में देखिए NiCO4 है ना, ये भी है मेटल कार्बोनाइल्स। जैसे FeCO5 ये आपका जो है मेटल कार्बोनाइल्स है। इसके बाद क्रोमियम के लिए हो सकता है, ये देखिए ये मेटल कार्बोनाइल्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इन मेटल कार्बोनाइल्स के लिए जो बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल्स, दैट इज मेटल कार्बोनाइल्स। पर्टिकुलरली दिस कार्बोनाइल्स इज आर मेटल कार्बोनाइल्स। अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स में। अब ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स क्या होता है जरा उसको भी हम लोग देख लें। तो ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स देखिए, ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स क्या होता है इसको जरा देखना है। कहता है
कि द कंपाउंड्स और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स containing at least one metal carbon bond containing at least one metal carbon bond ये होना चाहिए। दैट इज अगर ये मेटल है तो यहाँ पर कार्बन के साथ जो है इसका बॉन्ड होना चाहिए। अब मेटल कार्बन बॉन्ड जो है ये दो तरह का होगा। कहीं कहीं पर ये सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स होगा और कहीं पर वो जो है पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स होगा। तो सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स जो है जहां पर वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसके कई एग्जाम्पल हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होता है, जिसमें हम लोग RMgX लेते हैं। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर R क्या है? कार्बन है जो मैग्नीशियम मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। इसके बाद आप ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम ले सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। टेट्रा इथाइल लेड ले सकते हैं। टेट्रा इथाइल लेड भी ले सकते हैं। यहाँ भी है मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड, बट दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स की ओर आवे तो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स में आपको मिल जाएगा जिसेज सॉल्ट, जहां पर इसका फॉर्मूला जो है KPtCl3C2H4 होता है। C2H4, जहां पर C2H4 आप जानते ही हैं कि पाई बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो उससे इसका अटैचमेंट होता है। तो दिस इज जेसिस सॉल्ट। इसके बाद बहुत नाम आता है, फेरोसिन होता है, जो आपको इस तरह से जो है C5H5 होता है ना, इस तरह से जो है। इसके बाद डाइबेंजीन क्रोमियम होता है, आप ये भी दे सकते हैं, डाइबेंजीन क्रोमियम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो किसके लिए है? ये सब है आपका पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये हो गए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ये हमारे जितने भी है सब के सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो एप्लीकेशंस है वो भी जो है काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है ना। जैसे कुछ एप्लीकेशंस हम थोड़ा सा डिस्कस कर दें। देखिए, इसमें हम लोग देंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। पहला तो कहता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जो है
मतलब मेडिकल साइंस में कहता है कि सिस्प्लैटियन जो होता है, ये आपका सिस्प्लैटियन जो है वो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये यूज होता है। अब सिस्प्लैटियन होता क्या है? तो देखिए, ये पीटी, ठीक है, NH3 Cl2, ये सिस फॉर्म में जो है यहाँ पर इसको हम लोग लेते हैं। आप जानते हैं कि सिस ट्रांस ये बनाता है, तो ये सिस फॉर्म में इसका यूज जो है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए जो है ये किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सिस्प्लैटियन, या फिर इसको सिस डाई अमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2 लिख सकते हैं। प्लैटिनम 2, आप चाहें तो ये नाम लिख सकते हैं, सिस डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम 2, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है, खास करके ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद कहता है कि ये इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर भी होता है। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वहाँ भी है। तीसरा आपका होगा इन फोटोग्राफी, तो इस तरह से मल्टी एप्लीकेशंस जो है कॉम्प्लेक्सेस का है ना। कुछ कॉम्प्लेक्स तो हम लोगों ने, याद होगा हमने बताया था डी ब्लॉक में भी, और वो था नेस्लर्स रिएजेंट। तो एनालिटिकल इंपॉर्टेंस भी है नेस्लर्स रिएजेंट, जहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है K2HgI4, जिसका एल्कलाइन सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब इसका क्या यूज़ करते हैं? एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसके लिए? ये अमोनिया के डिटेक्शन के लिए। किसके लिए? फॉर डिटेक्शन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम सॉल्ट एंड अमोनियम सॉल्ट्स। तो इस तरह से जो है काफ़ी यूज है हमारा कॉम्प्लेक्सेस का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो ये करीब करीब जो है ये टॉपिक पूरा हो जाता है। और इसमें जो एक और बचा हुआ है वो है वर्नर्स थ्योरी। वो क्या है? वर्नर्स थ्योरी है। अगर हम बात कर लें तो 5 मिनट में वो भी काम हम लोग कर लेते हैं। वर्नर्स थ्योरी जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, वर्नर्स थ्योरी। अब कहता है कि वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से एवरी मेटल और सेंट्रल मेटल एटम
in the complex has two types of balancing. मतलब central metal has two types of valences. कौन कौन? प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से डिनोट करते हैं, और बी में क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। ये सेकेंडरी वैलेंसी जो किससे सेटिस्फाइड होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर से। दिस इज वाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंट्रल मेटल हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, वन इज प्राइमरी वैलेंसी, अनदर इज secondary valency. Primary valency is satisfied by oxidation number, while secondary valency is satisfied by coordination number of the metal. ठीक है। अब दूसरा जो इसका पार्ट है, कहता है कि we have a definite number of secondary valency, that is number of ligands arranged about the central atom in the space. इन द स्पेस का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस. दिस गिविंग a definite geometry of the complex. Okay, and third one is how the structure of complex is indicated. तो थर्ड पॉइंट जो है, कहता है कि न्यूट्रल ligand is represented by a bold line with the central metal या central atom, while charged ligand is represented by both bold line as well as dotted line. Okay, and the component of ionizable sphere is represented by dotted line only. ठीक है। अब से फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में मान लीजिए यही है CONH3 होल 4 Cl2
NO3। मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स है, और तो इस कॉम्प्लेक्स को किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये हो गया कोबाल्ट, ठीक है। ये देखिए हम लोग 4 अमोनिया को इस तरह से दिखा दें, देखिए ये 4 अमोनिया को हम लोगों ने दिखा दिया, 2 क्लोरीन को इस तरह से दिखाया। लेकिन आप जानते हैं कि ये 2 क्लोरीन जो है निगेटिव लिगेंड भी है, तो इसीलिए उसी के बगल में हम लोग को क्या करना होगा, एक तो डॉटेड लाइन जो है बोर्ड लाइन के साथ साथ दे देना होगा। और ये NO3 जो है इसको हम लोग कहीं दूर में, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स के शेप में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ये लिगेंड तो है नहीं, ये तो आयोनाइजेबल स्फीयर का कंपोनेंट है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स को वर्नर्स थ्योरी के बेस पर, है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो केवल बोल्ड लाइन से अमोनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन जो है ये निगेटिव लिगेंड है, इसीलिए इसको हम लोग बोल्ड लाइन के साथ साथ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और NO3 जो है ये तो आयोनाइजेबल स्फीयर का कंपोनेंट है, इसको केवल डॉटेड लाइन से अलग से लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस चैप्टर को बढ़िया से समझ गए होंगे, खास करके बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स जो क्लास 12 CBSE बोर्ड के लिए होता है वो तो निश्चित ही क्वेश्चन आने का है। नेमिंग, आइसोमेरिज्म, है ना, ये सब कुछ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप बार बार केमिस्ट्री माय ड्रीम को ओपन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आराम से जो है ये देखते रहिए, और इसका रिटन प्रैक्टिस जो है आप करते रहिए। दिस विल हेल्प यू टू कवर दिस चैप्टर नीटली, कंप्लीटली। और मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल ही क्लास 11 से अलग है, तो इसमें थोड़ा सा जो है कंसंट्रेशन बनाने की ज़रूरत होती है। तो आप बार बार केमिस्ट्री माय ड्रीम को ओपन करते हुए बस अपने ड्रीम की ओर ध्यान दीजिए, एंड आई होप कि यू मस्ट अकम्प्लिश योर ड्रीम in the days to come. Okay, thank you.